गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं प्रियंका मैम आपकी एक बार फिर से हाजिर हूँ और आप सभी का सावल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता ही है कि सावल क्लासेस ने एक प्रण लिया हुआ है कि जितने भी अब तक के सीटेट के पेपर हुए हैं वो सारे के सारे हम क्रम वाइज जो है वो डिस्कस करेंगे। तो 2019 से हमने पेपर डिस्कस करना शुरू किया था। 2019 के हम सारे के सारे पेपर जो है वो डिस्कस कर चुके हैं और आज जो है 2018 का पेपर मैंने लिया है। तो आप सभी भी 2018 का पेपर है और दिसंबर 2018 पेपर फर्स्ट और लैंग्वेज भी जो है जिसकी मैंने ली है फर्स्ट। सो स्टूडेंट्स, आप सभी का सबसे पहले तो सावल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है कि मैं आपकी प्रियंका मैम आपको हिंदी लैंग्वेज जो है वो इसके अंदर टीच करती हूँ। हिंदी लैंग्वेज, हिंदी पेडालॉजी को आपको करवाती हूँ। तो हमारा मिशन रहेगा 2020 में 30 आउट ऑफ 30 यानी कि 30 मार्क्स की जो है वो आपको हिंदी, कोई भी आप लैंग्वेज सिलेक्ट करते हैं, हिंदी करते, पंजाबी करते हैं या फिर इंग्लिश करते हैं, तो दो लैंग्वेजेस जो होती हैं वो होती हैं। तो हिंदी जो है मोस्टली बच्चे रखते हैं और इसका फायदा भी ये होता है कि देखो हिंदी के बारे में हमें काफी कुछ जानकारी भी होती है, तो ये बहुत जरूरी भी होता है ना। तो हमारा मिशन रहेगा 30 आउट ऑफ 30। तो 30 आउट ऑफ 30 हम ले कैसे सकते हैं, इसके लिए हमें करना ये होगा कि जितने पेपर अब तक हो गए हैं उन सारे पेपर्स को हम बढ़िया और अच्छे तरीके से डिस्कस करें। क्योंकि डिस्कस करने से क्या होगा कि हमें पता चलेगा एटलीस्ट क्वेश्चन आता कैसे है, प्रश्न बनता कैसे है, कहां से बनता है, क्या कुछ होता है और किस तरह से प्रश्न जो है वो आता है और किस तरह से पेपर का पैटर्न जो है वो बनाया जाता है। सो स्टूडेंट्स, अगर आज हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स, आपके मित्र, आपके दोस्त, आपकी सखा भी इस चीज का जो है फायदा ले सकें। तो स्टूडेंट्स, पेपर शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी कि आप हमें फ्री व्हाट्सएप ग्रुप पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपने करना इतना है, अपना नाम लिखिए, सीटेट मेंशन करिए और अपनी स्टेट मेंशन कर दीजिए कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, आप कहाँ के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वो आपने मेंशन कर देना। और आपकी स्क्रीन पर जो दो ये नंबर शो हो रहे हैं, फोन नंबर 95,517,092, 95,517,093, आप किसी भी एक नंबर पर अपना मैसेज सेंड कर दीजिए। इससे होगा ये कि आप हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे और आपको टाइम टू टाइम आपके पेपर्स के रिलेटेड, आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड जो है वो इंफॉर्मेशन के अलावा आपको जो है लाइव क्लासेस भी आपको जो है वो टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाती हैं, जो आपके लिए बड़ी फायदेमंद होती है। तो इस पर ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। आप तो ज्वाइन करें, अपने साथियों को भी ज्वाइन कराएं। और एक और आपके लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है वो ये है कि आप हमें टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, माइंड से स्किप मत होने चाहिए, क्योंकि सारी की सारी पीडीएफ जो आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड होती हैं वो आपको टेलीग्राम पर ही उपलब्ध करवाई जाती हैं। तो आपने इसके लिए क्या करना होगा, टेलीग्राम पर जाइएगा और वहां पर कुछ इस तरह से देखिए, जिस तरह से आपको शो हो रहा है, कुछ इस तरह से लिखिएगा सावल सीटेट और नीचे आपका जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है वो खुल जाएगा। यहाँ से आप अपनी सारी की सारी पीडीएफ्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, चलिए ये थी आपके लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन। मोर इंफॉर्मेशन के लिए आपके स्क्रीन पर जो ये नंबर शो हो ही रहा है, आप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से भी ले सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आज के हमारे पेपर को हम डिस्कस करते हैं। तो मैं आपको थोड़ी सी एक बात बता देती हूँ कि स्टूडेंट्स, आज जो मेरे पास पेपर का सेट है तो वो सेट है मेरे पास आई और पेपर जो है वो मेरे पास फर्स्ट है। ये भी ध्यान रखिएगा, पेपर फर्स्ट की भाषा फर्स्ट यानी कि लैंग्वेज भी हमारी फर्स्ट है, ठीक है। और हिंदी तो देख लेते हैं इसमें क्या दिया हुआ है महत्वपूर्ण, कि परीक्षार्थी भाग यानी कि परीक्षा देने वाला प्रश्न संख्या 91 से लेकर के 120 तक, ठीक, 91 से 120 तक के प्रश्नों के उत्तर तभी दे सकता है यदि उसने भाषा फर्स्ट का विकल्प हिंदी को चुना है। तो जब आप फॉर्म भरते हो स्टूडेंट्स, तो वहां पर आपके सामने विकल्प आते हैं, आप फर्स्ट भाषा के तौर पर जो है हिंदी का चुनाव कर रहे हैं या सेकंड, क्योंकि कोई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी ले लेते हैं, सेकंड लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश ले लेते हैं या संस्कृत ले लेते हैं, पंजाबी ले लेते हैं, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपने हिंदी को चुना है तो ये आप इस भाग को कर सकते हैं। तो ये था आपके, पता ही है आपको। चलिए निर्देश पढ़ लेते हैं कि क्या दिया गया है। हम आगे बढ़ रहे हैं अब कि नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को 91 से लेकर के 96 प्रश्नों के सही और सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुने। तो स्टूडेंट्स, एक चीज याद रखिएगा, आपके सामने ये कविता दी गई है, क्लियर। तो कविता से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो भावपूर्ण होते हैं, ठीक,
भावपूर्ण प्रश्न होते हैं। जो गद्यांश आता है वो अलग होता है, उसमें सीधा सा दिया गया होता है, लेकिन इसमें भाव से रिलेटेड जो है वो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पढ़ लेते हैं हम कविता क्या दी गई है। तो देखिए, पूर्व चलने के बटोही, पूर्व चलने के बटोही, बटोही यानी कि चलने वाला जो राहीगीर है, बाट की पहचान कर ले। इसमें कवि क्या कहता है कि किसी भी पथ पर चलने से पहले, किसी भी रास्ते पर चलने से पहले आप उस रास्ते के बारे में जान लो। है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरी गहार मिलेंगे। कहते ये नहीं पता है कि जब आप रास्ते में चल रहे होंगे तो कहां पर आपको जो है नदी, पर्वत, पहाड़ यानी कि मुश्किलें मिलेंगी। है अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे। और ये भी नहीं पता है कि कहां पर आपको सुख मिलेगा, कहां पर कठिनाइयां मिलेंगी, कहां पर दुख मिलेगा। इसके कहने का मतलब ये यहाँ पे ये है। आगे देखिए, किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी, यह भी अनिश्चित है। इंसान को नहीं पता है कि उसके जीवन रूपी जो यात्रा है वो कहां पर खत्म हो जाएगी, ये अनिश्चित है। कोई भी इसके बारे में पक्की जानकारी नहीं है। अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के शर मिलेंगे। तो कहते ये भी नहीं पता है। सुमन यानी कि फूल, सुमन का मतलब क्या होता है, फूल। और कंटकों यानी कि कांटे, तो ये भी ध्यान रखिएगा, कंटकों यानी कि कांटे। तो शब्द मिलेंगे, कौन सहसा छू जाएंगे, मिलेंगे कौन सहसा, आ पड़े कुछ भी रुकेगा, तू ना ऐसा आन कर ले। कहते कुछ भी आ जाए तेरे पथ पर, कुछ भी कितनी भी मुश्किल आ जाए, लेकिन तू रुकना नहीं। ये तू क्या कर ले, अपना दृढ़ निश्चय कर ले। ये कहा जा रहा है कि आप इसके बारे में पक्का इरादा कर लीजिए। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। तो पूर्व चलने के बटोही, अपने बाट की, जिस रास्ते पर आप निकल रहे हो उसकी पहचान कर लीजिए। तो चलिए हम देख लेते हैं, ये तो थी कविता। अब हम देख लेते हैं कि इसमें से प्रश्न जो है वो क्या पूछे गए हैं। 91 का देखिएगा, कविता की पंक्तियों में यात्रा की किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है। कविता में कठिनाइयों की ओर, सुखों की ओर, अनिश्चितता की ओर, सहसा की ओर। तो देखो इसमें हमने देखा है, पढ़ा है कि अनिश्चितता की ओर जो है वो इसमें संकेत किया जा रहा है कि पूर्व चलने की बटोही बाट की पहचान। कठिनाइयों के बारे में नहीं बताई, यात्रा की विशेषता बताई जा रही है कि जिस यात्रा पर आप निकल रहे हो वो क्या है, अनिश्चित है। ठीक है, तो यहाँ पर अनिश्चित किस जगह पर, ये देखो लिखा है ना, अनिश्चित किस जगह पर, है ना। तो यहाँ से अनिश्चितता की ओर जो है वो बात की गई है। कविता में आए सुमन और कंटक किस भाव के प्रतीक है। फूल और कांटे के, बाग और वन के, सुख और दुख के, प्रिय और अप्रिय के। तो फूल और कांटे खुशी और गम के हैं, यानी कि सुख और दुख के जो है वो प्रतीक हैं, याद रखिएगा। हाँ जी, 93 को हम देख लेते हैं कि क्या है। कविता की पंक्तियों में कवि व्यक्ति को किस बात की प्रेरणा दे रहा है। हर स्थिति में साहस दिखाने की, पर्वतों को देखकर ना डरने की, गहरी नदियों से ना डरने की, हर स्थिति में आगे बढ़ने की। तो हमने कविता को पढ़ा है, तो वहां पर कह रहा है कि हर स्थिति में इंसान को आगे बढ़ते रहना होगा। हाँ जी, इस जीवन यात्रा में कुछ भी निश्चित नहीं है, सब कुछ निश्चित है, सब और मुश्किलें हैं, सब और सुख है। तो ये तो आपको पता ही है कि कुछ भी निश्चित नहीं है। तो ए ऑप्शन जो है वो हमारा राइट हो जाएगा। हाँ जी, आगे देखते हैं 95 को। एक सेकंड स्टूडेंट्स, नीचे दिए गए शब्दों में सरित का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है। तटनी, जयमालानंद या प्रवाह। तो स्टूडेंट्स प्रवाह जो है वो इसका नहीं है, याद रखिएगा। प्रवाह का मतलब क्या होता है, प्रवाह कर जाना, चलना। ठीक है, सरित का पूछा गया है। हाँ जी, अनिश्चित शब्द में कौन सा प्रत्यय आ सकता है। ते, ये तो पता ही नहीं, ती, त्या, तो ता, अनिश्चितता। ठीक, ये आ सकता है। और बाकी तो सीधे से ऑप्शन में दिया हुआ है, वो कहीं से भी किसी भी तरह से नहीं आ सकता है। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो ये था पहला गद्यांश, हमने जिसको पद्यांश जिसको हमने पढ़ लिया है। दूसरा आपको दिया गया है गद्यांश। गद्य और पद्य दो तरह के प्रश्न जो है वो आपको आते हैं, हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में। नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों की संख्या 97 से 195 के सही 105 तक के सही उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। ठीक है जी, चुन लेंगे। पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। राष्ट्रीय पर्वों और सांस्कृतिक समारोहों के दौरान गीत गाए जाएं, कविताएं सुनी और सुनाई जाएं, इसे लेकर माता पिताओं, स्कूल और समाज में व्यापक सहमति है। लेकिन गीत कविताएं बच्चों के जीवन में रच बस जाएं,
वे उनका भरपूर आनंद लेंगे, खुद तुकबंदियां करने लगेंगे। तुकबंदियां जो आज के स्टूडेंट्स करते हैं, है ना, तुकबंदी रचने लगे। यह माता पिता को मंजूर नहीं। माता को लगता है कि ऐसा करते हुए वे उस राह से भटक जाएंगे जिस राह पर उन्हें चलाना चाहते हैं, जिस राह से वो उन्हें अपनी सोची हुई मंजिल तक पहुंचाना चाहते हैं। किसकी सोची हुई? माता पिता की। उनकी इस इच्छा से वह निहित है कि बच्चे वैसा कुछ भी नहीं करेंगे जो वो करना चाहते हैं, बल्कि वे ऐसा करेंगे जैसा माता पिता चाहते हैं, क्योंकि माता पिता जो है कई बार अपने फैसले को अपने बच्चों पर वैसे की वैसे ही वो देखना चाहते हैं। हाँ जी, उनके भीतर बच्चे के स्वतंत्रता पूर्वक सीखने की प्रक्रिया के प्रति सतत संदेह और गहरा डर बना रहता है। यही हाल स्कूल का भी है। गीत कविता स्कूल और कक्षाओं की रोजमर्रा यानी कि डेली रूटीन गतिविधि का हिस्सा बन जाए, यह स्कूल को मंजूर नहीं। स्कूल को लगता है कि सबके लिए समय कहाँ है, यह पाठ्य पुस्तक से बाहर की गतिविधि है। शिक्षक और शिक्षा अधिकारी चाहते हैं कि शिक्षक पहले परीक्षा परिणाम बेहतर लाने के लिए काम करें। और देखिए क्या लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया दिया गया है। दूसरी ओर सांस्कृतिक और समाज में गीति कविता की जो जगह थी, वे जगह लगातार सीमित हुई। गीत गाने सुनने सुनाने के अवसर हुआ करते थे। वे अक्सर ही गीत कविताओं को गुनगुनाते रह सकने के लिए करने को प्रेरित करते थे, सहेजने और रचने के लिए प्रेरित करते थे, उनमें कुछ जोड़ने के लिए प्रेरित करते थे। इस सब के लिए अतिरिक्त प्रयासों की जरूरत नहीं पड़ती थी। वह जीवन शैली का स्वाभाविक हिस्सा था। बच्चों के लिए पढ़ाई से अधिक खेलने कूदने के लिए समय और जगह थी। खेलने कूदने की मस्ती के दौरान ही उनके बीच में स्वतः ही नए खेलों, तुकबंदियों और खेल गीतों, बाल गीतों का सृजन भी हो जाया करता था। उनकी ये रचनाएं चलन में आ जाया करती थी, जबान पर जब चढ़ जाती थी और सालों साल उनकी टोलियों के बीच बनी रहती थी। समय के साथ उनमें कुछ भी कमी जाने पर संशोधित होती रहती थी। तो ये था स्टूडेंट्स आपका जो दिया गया था गद्यांश। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं आया है, बहुत ही इजी आया है। चलिए हम इसके अब प्रश्नों को जो है वो सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं कि पहला ही प्रश्न जो है वो क्या दिया गया है कि गीत कविता बच्चों के जीवन में रस बस जाए, ये माता पिता को पसंद नहीं, क्योंकि इससे बच्चे पढ़ाई लिखाई में बहुत पिछड़ सकते हैं। माता पिता द्वारा तय लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकेंगे, केवल आनंद में ही खोए रहेंगे, केवल कविता ही लिखते रहेंगे। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स आपने अभी इसको हमने पढ़ा है। तो इसमें क्या है कि माता पिता को ये लगता है, माता पिता द्वारा तय किए गए लक्ष्य को, इन्होंने जो उद्देश्य सोचा है, जो बच्चों के लिए एम सोचा है, उससे वो क्या हो जाएंगे? भटक जाएंगे। ठीक, ये माता पिता को लगता है। हाँ जी, 98 का देख लेते हैं। गीत कविता स्कूलों को भी पसंद नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है कि स्कूली पढ़ाई लिखाई से इसका कोई संबंध नहीं है, इससे बच्चों का समय नष्ट होता है, इससे परीक्षा परिणाम देर से आएंगे, यह सीखना बहुत कठिन काम है। अरे भाई, उनको तो सीधी सी बात है, उनको तो लगता है ये स्कूल की पढ़ाई लिखाई से इसका कोई लेना देना नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। हाँ जी, अगला देखते हैं स्टूडेंट्स हम प्रश्न। बहुत इजी आया हुआ है आपको पहला। गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ये सांस्कृतिक और अभिन्न हिस्सा है, ये जीवन शैली का स्वाभाविक हिस्सा है, ये भाषा सृजनात्मकता को पोषित करते हैं, समाज में इनकी व्यापक सहमति नहीं है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, समाज में जो है इनकी व्यापक सहमति नहीं है। इनको हमने पढ़ा भी है, देखा भी है, तो इनकी समाज में जो है वो व्यापक स्थिति जो है वो नहीं रहती है। हाँ जी, हम 99 का जो है हमारा 4 जो है आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 100 का देखते हैं। शिक्षा व्यवस्था गीत कविता को किस दृष्टि से देखती है? बाधक के रूप में, साधक के रूप में, सहयोगी के रूप में, संपूरक के रूप में? तो भाई बाधक के रूप में जो है वो देखती है। उनको ऐसा लगता है कि गीत कविता जो है वो बच्चों की पढ़ाई लिखाई में बाधा डालते हैं। 101 प्रश्न देख लेते हैं। अनुच्छेद के आधार पर गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो स्टूडेंट्स हमें नहीं पर प्रश्न पूछा गया है। स्कूल और परिवार इसकी महत्ता को समझ नहीं रहे हैं, इनसे बच्चे अपनी राह से भटक जाएंगे। ये बच्चों को शब्दों से खेलने का अवसर देते हैं, बच्चे इनका भरपूर आनंद लेते हैं। तो 101 का जो है वो 2 आंसर जो है वो ज्यादा करेक्ट लग रहा है। नहीं में पूछा गया है कि गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है,
कि इनसे बच्चे अपनी राह पर भटक जाएंगे। गीत कविता करने से उनका मनोरंजन भी होगा, उनमें जो है एक शब्द भंडार भी बढ़ता है, हर तरीके से उनका फायदा है, लेकिन ये गलत है कि वो भटक जाएंगे। हाँ जी, 102 प्रश्न, बच्चों के लिए लक्ष्य निर्धारित करता है। भाई कौन बच्चों के लिए लक्ष्य निर्धारित करता है? स्वयं बच्चे, अभी तक उनको हक नहीं मिला है, स्कूल और शिक्षा अधिकारी नहीं, माता पिता। ये सबको पता है कि आज भी माता पिता को ये लगता है कि बच्चा वही करे जो हम चाहते हैं। कविताएं सुनी सुनाई जाए में क्रिया है, तो हमने बताना है कि वाक्य में कौन सी क्रिया है, अकर्मक है, सकर्मक है, प्रेरणार्थक है और द्विकर्मक है। कविताएं सुनी और सुनाई जाएं, जहां पर काम जो है दूसरों से करवाया जाता है वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है, याद रखिएगा। 103 का आपका प्रेरणार्थक नहीं होगी, कविताएं सुनी और सुनाई जाएं। तो हम अगर प्रश्न बना लें यहाँ पर, तो आपको जब ना पता चले कि कौन सी क्रिया है, तो कविताएं क्या की जाए, तो सुनी और सुनाई जाए का आंसर हमें जब मिल जाए तो वहां पर सकर्मक क्रिया होती है। तो हमारा जो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, 103 का जो है आंसर 2 हो जाएगा और आपका आंसर यही जो है वो राइट हो जाएगा। हाँ जी, 104 देख लेते हैं। सांस्कृतिक में प्रत्यय है, तिक है, कृतिक है, इक है या क है। तो 104 इक प्रत्यय लग करके बना है, सांस्कृतिक इक निकल कर आता है तो इक हो जाएगा। मंजूर का समानार्थी शब्द है, समानार्थी यानी कि पर्यायवाची। तो पर्यायवाची जो शब्द है वो कौन सा है, हमें बताना होगा कि मंजूर का। तो 105 का आंसर करेंगे अगर हम स्वीकार। प्रस्ताव देना, पसंद करना, अच्छा ये नहीं होगा, एक ही उसमें ऑप्शन नहीं सीधा सा दिया हुआ है तो वो हमारा सही हो जाएगा। तो ये थे स्टूडेंट्स जो हमने किए थे उसमें से गद्यांश में से। अब आगे देखते हैं, नीचे दिए गए प्रश्नों की संख्या 106 से 120 के सभी उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनना है हमने। तो प्राथमिक स्तर पर हिंदी सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी क्या है, तो हमें बताना है कि प्राथमिक स्तर पर जो है हिंदी भाषा सिखाने के लिए सर्वाधिक जरूरी जो है वो क्या होगा, भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, ठीक है, होना चाहिए। कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें ये भी होनी चाहिए। कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश, कक्षा में लिखित आंकलन। तो देखो भाई सब कुछ होना चाहिए, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि कक्षा में प्रिंट और समृद्ध यानी कि सही मात्रा में, उचित मात्रा में भी चीजें होनी चाहिए। हाँ जी, बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ क्या है, यानी कि इसमें कौन सा अर्थ जो है वो निहित किया गया है। 107 का हमने आंसर करना है। तो बच्चों को बोलचाल की भाषा ना सिखाई जाए, बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए, बच्चों के भाषाई अनुभवों को कक्षा से बाहर रखा जाए। तो 107 का तीसरा जो है वो हमें ज्यादा उचित लग रहा है कि बच्चों के भाषाई अनुभवों को उचित प्रयोग में लाया जाए। हाँ जी, 108 देख लेते हैं कि भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे सर्वाधिक जो है वो महत्वपूर्ण मानते हैं। आपसे प्रश्न किया जा रहा है कि आपने भाषा सीखने और सिखाने के लिए सबसे अधिक जो है वो यानी कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसे मानते हैं। तो 108 का भी सामाजिक अंतरक्रिया जो है वो ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि सामाजिक अंतरक्रिया जितनी होगी उतना ही बच्चा क्या है भाषा सीखने में अहम योगदान देगी। सो स्टूडेंट्स, आप हमारे जो है प्लस कोर्सेज को यानी कि पेड ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। पेड ग्रुप पर हमें ज्वाइन देखिए, पेपर फर्स्ट यानी कि ईटीटी और पेपर सेकंड एसएसटी और मैथ साइंस, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पास लिमिटेड सीट्स हैं, तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें। और हमें ज्वाइन करने के लिए आपकी स्क्रीन पर जो ये नंबर शो हो रहा है 95 517 00092 95 517 00093। सो स्टूडेंट्स जल्दी से जल्दी आप आए, जल्दी से जल्दी बैच को ज्वाइन करें ताकि हम जल्दी से अपने बैच को स्टार्ट कर सकें। और जो ये पेपर में आपको पता ही है कि 30 मार्क्स का आना है, तो कोई थोड़े नहीं है, 30 मार्क्स आपका पेपर तो डिसाइड कर देता है कि आप पास है या फेल। तो इसमें से जल्दी जुड़े ताकि आप अपनी बेहतर और अच्छी तैयारी कर सकें। सो स्टूडेंट्स, आपके पहरे में आपको पता ही है जो आपको पद्य भाग दिया जाता है, चाहे वो गद्य दिया जाता है, तो इसमें जो है वो हिंदी व्याकरण जो है वो ज्यादा डाली जाती है ना। सारी की सारी हिंदी व्याकरण होते हैं और ये व्याकरण जो है वो हम कक्षा में ही यानी कि हम अपनी क्लास में ही डिस्कस कर सकते हैं। इधर उधर हमसे डिस्कस करना मुश्किल हो जाता है, तो जब आप क्लास में होंगे तभी इन सारी चीजों को हम डिस्कस कर सकते हैं।
तो चलिए स्टूडेंट्स, हम आगे देख लेते हैं हमारे पेपर को। तो हमारा अगला प्रश्न है वो रहेगा प्रश्न संख्या 109। 109 के प्रश्न को देखिएगा, क्या दिया गया है। हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वे बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति, एक सेकंड, हाँ जी, हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दें, बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही कक्षा में स्थान दें, बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग करने के लिए अवसर दें, बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने का भरपूर अवसर दें। तो 109 का आपके अकॉर्डिंग जो हमने सही किया, अगर आप हिंदी भाषा शिक्षक का प्रयास क्या होना चाहिए कि बच्चों को भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति बढ़ने का अवसर प्रदान किया जाए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, 110 कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आंकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमजोर मानते हैं। तो याद रखिएगा, सबसे कमजोर प्रश्न जो है वो हमसे पूछा गया। कक्षा 5वीं है, ठीक, और हमने क्या करना है, भाषा आंकलन करना है। केशव सबसे क्या कहता होगा, कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखिए। दूसरा, यदि ईला तुम्हारे स्कूल में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी होगी, अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कि कौन किस बात से घबराता है। ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा था। तो स्टूडेंट्स, हमें अपने अकॉर्डिंग जवाब जो है वो देना है। तो हमने सबसे कमजोर, ये भाई सबसे कमजोर बनता है। कल्पना करेगा तो भी उसका दिमाग देखो कहां चलेगा, परेशानी वाला आ गया। इस सभी में सृजनात्मक है, लेकिन इसमें तो सबको पता है ईदगाह कहानी जो है मुंशी प्रेमचंद की है ना, तो उसने चिमटा खरीदा था, तो उसके लिए उसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। और प्रश्न हमसे क्या पूछा गया कि भाषा आंकलन करना है। तो भाषा आंकलन कभी हो सकता है जब वो अलग मतलब अपने शब्द भंडार को दिखाएगा। हाँ जी, 111 डैश की अति महत्वपूर्ण प्रकार्य है। तो बताना है सुनना, अक्षर ज्ञान, संप्रेषण, लेखन। तो 111 का आंसर क्या है। अरे भाई, संप्रेषण जो है वो सबसे भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार्य है। संप्रेषण हमारा थर्ड जो है वो ज्यादा सही हो जाएगा। हाँ जी, 112 प्रश्न को हम देख लेते हैं। सुनने और लिखने की कुशलता का आंकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है कविता सुनना और शब्दशः लिखना, कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना, सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना, सुनी गई कहानी को शब्दशः लिखना। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा। अरे भाई, सबसे ज्यादा है कि सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखा जाए। तो ये सुनने और लिखने की कुशलता का सबसे अच्छा आंकलन करने का तरीका हो जाएगा। हाँ जी, 113वां प्रश्न, सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है। पुनरावृत्ति क्या, एक ही वाक्य को दोहराता है। ये भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि वह पढ़ने में अधिक समय लेता है, वह अटक अटक कर ही पढ़ रहा है और वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है, उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है। तो 113, अरे भाई यहाँ पर यह है कि वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। ये जो है वो ज्यादा सही हो जाएगा जब वो पुनरावृत्ति करता है। जब आपको एक बात समझ नहीं आती तो उस शब्द को आप दोबारा बोलते हैं। हिंदी भाषा के आंकलन का उद्देश्य नहीं है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, हमें नहीं में पूछा गया। बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना, भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करना, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना, बच्चों की भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करना। तो क्या जो है वो ज्यादा उद्देश्य नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये लग रहा है बच्चों की भाषागत त्रुटियों का ही पहचान करना, ये उद्देश्य तो नहीं हो सकता कि सिर्फ इतना ही करना, है ना। तो 114 का आंसर जो है हमारा 4 सही हो जाएगा। 115 प्रश्न को हम देख लेते हैं। आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट यानी कि उत्तम लेखन कार्य का उदाहरण क्या हो सकता है। तो आपके सामने स्टूडेंट्स, हमारे सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हमने इन चारों में देखना है। छुट्टियां कैसे मनाई, इस विषय पर अनुच्छेद लिखना। बच्चों को यह काम दे दिया जाए कि आपने छुट्टियां कैसे मनाई हैं, इस विषय पर आप एक अनुच्छेद लिखें। मेरे सपनों का भारत विषय पर अनुच्छेद लिखना। बच्चों को कहा जाए कि मेरे सपनों का भारत
और आपने इस पे क्या करना है, अनुच्छेद लिखना है। ठीक। दूसरा, पाठ्य पुस्तक से इतने कठिन शब्दों का श्रुति लेखन करना, किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना। तो 115 का आंसर जो है हमसे पूछा उत्कृष्ट लेखन का। तो ये सारी चीजों में तो छोड़िए, ये जो है बच्चा अगर हम दे दें कि किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना कार्य का जो है वो ज्यादा अच्छा उदाहरण हो सकता है। 116वां, भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है आपसे पूछा गया है। तो देखते हैं, बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। सही है भाई। ठीक। बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है, ये तो गलत ही है। बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं, सरासरी गलत है भाई। बच्चा जब स्कूल में आता है, विद्यालय जाता है, तो वो भाषा उसको इतनी आती है, वो बोलने लग जाता है, तब उसको भेजा जाता है। बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं। से ही लग गया तो यानी कि ये नेगेटिव हो गया। हाँ, सीखते हैं लेकिन से ही सीखते हैं, वो चीज गलत हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या है, बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। ये आंसर जो है हमारा राइट हो जाएगा। आगे देखिए, ये बहुत बार रिपीट हो चुका है। डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से डैश में कठिनाई होती है। अरे भाई, सुनने में, बोलने में, पढ़ने में, लिखने में, तो किसमें कठिनाई होती है? तो ये बहुत बार जो है वो प्रश्न को कर चुके हैं, आपको याद ही होगा। लिखने में जो है वो इसमें कठिनाई होती है, डिस्ग्राफिया में, याद रखिएगा। जब स्टूडेंट्स आप क्लास में आएंगे तो क्लास में ये सारी चीजें जो है हम पूरा बढ़िया अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। तो अगर बहुत ज्यादा नहीं है, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया है ना, और डिलेक्सिया, ये सारी जो बीमारियां हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि किससे डिस्कैल्कुलिया है, जैसे जो गणित से संबंधित है, इसमें बच्चा को जो है वो काउंट करने में दिक्कत आती है। तो ये सारी चीजें हम क्लास में डिस्कस कर सकते हैं, और क्लास में जब हम बेहतर तरीके से इसको पढ़ेंगे तो अच्छी तरीके से फिर आपको पेपर में किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं होती है। चलिए आगे देखते हैं हम 118 स्टूडेंट्स। प्राथमिक स्तर पर ही हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? बात की जा रही है प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किसे? बहुत प्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध रचनाएं हो, नैतिक मूल्यों वाली कहानी कविताओं को, बहुतायत दिए गए अभ्यासकार को, यानी कि बहुतायत, बहुत ज्यादा। बहुतायत का मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा जो कार्य दिया गया है उसको। ठीक। हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाओं को। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो क्या होगा? तो हिंदी भाषा की विविध रूप में देने वाली रचनाओं के लिए बहुतायत का मतलब होता है बहुत ज्यादा अभ्यासकार जो है वो दिया जाता है। ठीक। अभ्यास कार्य बुक में जो होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम 119 को देखते हैं कि बहुभाषी कक्षा में बच्चों की भाषाएं संसाधन के रूप में कार्य कर सकती हैं, शिक्षक के लिए बेहद जटिल चुनौती है, आंकलन की प्रक्रिया को बाधित करती हैं, भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती हैं। तो 119 का आंसर जो है, अगर हम इन दोनों को नजर मारें, अच्छी तरीके से सारे ऑप्शंस को देखें, तो संसाधन के रूप में कार्य कर सकती हैं। ठीक। शिक्षक के लिए बेहद जटिल तो नहीं होती हैं, आंकलन प्रक्रिया को भी बाधित नहीं करती हैं, भाषा सीखने की प्रक्रिया को भी बाधित नहीं करती हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि बाकी ऑप्शंस जो है वो बिल्कुल भी नेगेटिव में दिए गए हैं। शिक्षक के लिए, जो हिंदी भाषा का शिक्षक है, क्या उसके लिए वो चीजें जटिल हो सकती हैं? नहीं हो सकती हैं। जटिल और चुनौती की बात कर दी गई है, तो यहाँ पर ये सारी चीजें गलत हो जाएंगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 120 प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या कि भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है। भाषा की पाठ्य पुस्तकें, भाषा का लिखित आंकलन, भाषा का उपलब्ध परिवेश, भाषा की जटिल संरचनाएं। तो लास्ट प्रश्न है, आपके हिसाब से जो है वो इसका आंसर क्या होना चाहिए कि भाषा सीखने और अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार जो है वो हमसे पूछा गया है। ठीक। तो भाषा की पाठ्य पुस्तकें हैं? नहीं भाई। भाषा का लिखित आंकलन हो सकता है क्या, या भाषा का उपलब्ध परिवेश? भाषा, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होना चाहिए, तो भाषा का उपलब्ध परिवेश जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सारे के सारे जितने भी आंसर जो है आपको दिए गए हैं
वो बिल्कुल गलत दिए गए हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं। तो ये था आज जो हमने पेपर डिस्कस किया है। तो आप सभी को उम्मीद है अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। तो बाकी जो क्या है स्टूडेंट, इसको हम क्लास में ही ज्यादा अच्छी तरीके से डिस्कस कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स जाते जाते आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन कि आपके विश्वास पर पिछले 10 साल से खरा उतरता रहा है सावल क्लासेस, जो कि अपने नाम किसके लिए अपनी पहचान जो है इसमें बनाने का एक है कि आपको बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, पोस्ट ऑफिस हो, एनटीए नेट, पीएसटेट, सीटेट, मास्टर यानी कि पंजाब गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम हो, हम सभी एग्जाम्स की तैयारी करवाते हैं। तो आप सभी जो है हमसे जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों ही बैच हमारे यहाँ पर लगाए जाते हैं, लेकिन फिलहाल आपको पता ही है सबको कि कोरोना काल जो है वो चल रहा है, तो यहाँ पर तो ऑफलाइन बैचेस अभी पॉसिबल नहीं है, कहीं भी पॉसिबल नहीं है। तो ऑफलाइन ऑनलाइन आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए, हमें संपर्क करने के लिए, अपने सब्जेक्ट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन के लिए, आप किसी भी तरह के कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो सावल क्लासेस में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सावल क्लासेस एक प्राइवेट लिमिटेड है। तो मोबाइल नंबर है हमारा कांटेक्ट करने के लिए, कांटेक्ट नंबर है 95 517 000 092, 95 517 000 093। सो स्टूडेंट्स आप हमसे जुड़ सकते हैं और कोई भी किसी भी तरह की आप अपने सब्जेक्ट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जाते जाते इतना ही कहना चाहूंगी कि आप हमें लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपके साथ साथ आपके मित्र, आपके सखा, आपके दोस्त भी जो है वो ऐसी ही बेहतरीन लाइव क्लासेस का फायदा ले सकें। तो स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच। हम मिलेंगे एक नए पेपर में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही जुड़े रहिए सावल क्लासेस के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।